हाँ जी बेटे, टॉपिक है हमारा अब द डिफरेंस इन द रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका। अब हम इंडिया और श्रीलंका की बात करते हैं। देखो, हमने पिछले पेज पे डिटेल में सारा पढ़ लिया था। वैसे इंडिया और श्रीलंका के बारे में, पीस कीपिंग फोर्स भेजी, सो एंड सो सारा पढ़ा। तो अब कहते हैं जो डिफरेंसेस हैं हमारे उनके रिलेशनशिप के में, ये तो सबको पता है। और वैसे कहते किसी और मेजर बात को लेके हमारे उनके साथ डिफरेंसेस नहीं है, वही तमिल वाली बात ही है, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट वाली बात है मेन बात, जिस वजह से इंडिया और श्रीलंका में क्या है, रिलेशंस जो है वो अच्छे नहीं है। ठीक है, वो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट वाली बात ही है। इंडियन लीडर्स एंड सिटीजन्स, इंडिया के जो लीडर हैं और इंडिया के जो नागरिक हैं वो अपने आप को फाइंड इट इम्पॉसिबल टू रिमेन न्यूट्रल, वो न्यूट्रल नहीं रख पाते अपने आप को। जब तमिल्स वहाँ पे श्रीलंका में खुश नहीं होते और उनको वहाँ जब तमिल्स को श्रीलंका में मारा जाता है तो इंडिया के लीडर और इंडिया के लोग अपने आप को उस चीज़ के साथ जोड़ते हैं, मतलब वो न्यूट्रल नहीं रह सकते। ये नहीं वो कर सकते कि हमें कुछ नहीं फर्क पड़ता। ठीक है, तो आफ्टर द मिलिट्री इन्वेंशन इन 1987 द इंडियन गवर्नमेंट, जब 1987 में वो मिलिट्री इन्वेशन हुई, उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने ये प्रेफर किया भी हम अब कोई भी इंगेजमेंट नहीं रखेंगे श्रीलंका के साथ। ठीक है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने ये सोच लिया भी जो हो गया सो हो गया, भी अब हम श्रीलंका के साथ श्रीलंका के इंटरनल के साथ डिसंगेजमेंट हो जाएंगे, हम उनके साथ कोई लिंक नहीं रखेंगे, इंगेज्ड नहीं होंगे हम उनकी ट्रबल्स के साथ। ठीक है, तो इंडिया ने, यहाँ तक ये बात समझ आ गई आपको। फिर इंडिया ने एक साइन किया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसको कहते हैं एफटीए। एफटीए के बारे में हमने एशियान में भी पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो हमने श्रीलंका के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया हुआ है और श्रीलंका और हमारे बीच टैक्स पे कोई कोई टैक्स नहीं लगता। ठीक है, और इससे हमारे जो रिलेशंस हैं इंडिया के और श्रीलंका के काफ़ी मजबूत हो गए हैं। और इंडिया ने श्रीलंका को, जब सुनामीज नहीं आती, सुनामीज देखो, सुनामी कहाँ आएगी, अरेबियन सी में, वे ऑफ बंगाल में, इंडियन ओशन में। तो अगर सुनामी का असर इंडिया पे होगा तो श्रीलंका पे भी होगा। तो सुनामीज के टाइम में श्रीलंका में काफ़ी ज़्यादा डिजास्टर हो गया था, तो श्रीलंका को रिकंस्ट्रक्ट करने में हमने उनको हेल्प दी थी। ठीक है, और उस टाइम दोनों कंट्रीज और क्लोजर आ गए थे। तो ये हमारा श्रीलंका का टॉपिक है। पर अगर आपको श्रीलंका और इंडिया के रिलेशंस आते हैं तो आपने सिर्फ यही नहीं राइट करना, पिछली सारी स्टोरी जो हमने पढ़ी थी तमिल एलम्स वाली, एलटीटी वाली सारी, ठीक है, सारी स्टोरी डिटेल में राइट करनी है आपको। आगे देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भूटान। भूटान के साथ इंडिया के रिलेशंस। देखो, कहते इंडिया ने हमेशा बड़े अच्छे रिलेशन रहे हैं भूटान के साथ ही। भूटान आपको याद है कहाँ पे है? इंडिया के नॉर्थ में जैसे नेपाल है, बीच में सिक्किम है और इस साइड पे भूटान है, इतना सा आ गया याद भूटान। ठीक है, तो भूटान के साथ जो हमारे रिलेशन काफ़ी अच्छे रहे हैं शुरू से ही, हमारा उनके साथ कोई कभी मेजर कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, कोई बड़ा झगड़ा हमारी भूटानिश गवर्नमेंट के साथ इंडिया का कभी नहीं हुआ। हमेशा ये एफर्ट्स किए गए हैं कि जो भूटान में, द एफर्ट्स मेड बाय द भूटानिश मोनार्च, भूटान का जो राजा है, ध्यान से सुनना, ये बड़ी अच्छी बात है, उस वीड आउट होता है निकाल देना, उसने गुरिल्लाज और मिलिटेंट्स को, जो गुरिल्ला वारफेयर करते थे या जो आतंकवादी थे, उनको इंडिया के नॉर्थ ईस्ट, इंडिया का नॉर्थ ईस्ट मतलब मेघालय, मणिपुर ने, नागालैंड, वहाँ से निकालने में हमारी मदद की है। इंडिया की उसने मदद की है और इंडिया के लिए बहुत हेल्पफुल रहा है। दोबारा सुन लो कि जो भूटान का राजा है, भूटान का जो मोनार्च है, उसने गुरिल्लास को और मिलिटेंट्स को वीड आउट करने में, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट से वीड आउट करने में, इंडिया के ऑपरेशन में इंडिया की हेल्प की है, जिसका इंडिया को बहुत फ़ायदा हुआ है। और इंडिया ने एक बहुत बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट होता है जब पानी से बिजली बनाई जाती है, वो भी लगाया भूटान में। ठीक है, एंड रिमेन्स द हिमालयन किंगडम्स बिगेस्ट सोर्स ऑफ डेवलपमेंट इन, और इंडिया ने हिमालय के पहाड़ों के उस किंगडम को काफ़ी अच्छी सपोर्ट दी है उनकी डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, क्योंकि इंडिया ने वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगवाया है भूटान में, इंडियन हेल्प से वो लगा। ठीक है, इंडिया के जो, अब यहाँ पे भूटान के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया। अगला टॉपिक हमारा आता है मालदीव्स के साथ। मालदीव्स याद है ना, आइलैंड्स हैं,
लक्षद्वीप आइलैंड के नीचे वाली साइड पे मालदीव्स है, किया था ना हमने, मैंने आपको लोकेशन दिखाई थी। तो मालदीव्स के बारे में देखो कि जो मालदीव्स है रिमेन वार्म एंड कॉर्डियल। कॉर्डियल का मतलब होता है फ्रेंड्स, मित्रता, ठीक है। मालदीव हमारे साथ उसके अच्छे गर्म बढ़िया और मित्रता वाले रिलेशंस हैं। नवंबर 1989 में कुछ ना तमिल के मर्केनरीज होता है आतंकवादी, ठीक है, तमिल के कुछ आतंकवादियों ने जो श्रीलंका के थे, एलटीटी वाले ही समझ लो एक तरह से आप, जो श्रीलंका में रहते थे तमिल आतंकवादी, उन्होंने मालदीव्स पे अटैक कर दिया था। फिर उस टाइम जब मालदीव्स पे अटैक किया उन्होंने, तो इंडिया की जो एयरफोर्स है, एयरफोर्स मतलब हवाई वाली है एयरफोर्स, और नेवी, नेवी मतलब समुद्र के जरिए, इन लोगों ने उसी टाइम रिएक्ट किया और मालदीव्स पहुंच के उनकी इन्वेशन को रोका। इन्वेशन होता है हमला, जो हमला किया था तमिल मर्चेनरीज ने श्रीलंका से, उसमें इंडिया ने हेल्प की मालदीव्स की, अपनी एयरफोर्स भेजी, अपनी नेवी भेजी और उनको इमीडिएटली हेल्प किया। और इंडिया ने हमेशा उस आइलैंड की इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे बहुत अपना कंट्रीब्यूट करा है, वहाँ के टूरिज्म को डेवलप करने में कंट्रीब्यूट करा है, और वहाँ पे जो फिशरीज है, मछली पालन का जो उद्योग है, उसको भी डेवलप करने में इंडिया ने काफ़ी हेल्प करा है। नेक्स्ट चलते हैं अगले पर। यहाँ तक क्लियर है बेटा? तो मैसेज करो। यू मे हैव नोटिस्ड दैट, तो कहते हैं आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि इंडिया हैज वेरियस स्मॉल नेबर्स इन द रीजन। हमारे नेबर्स ना काफी छोटे छोटे हैं इस रीजन में, ठीक है। दिलजीत, सुनीता, अमनप्रीत, ओके। तो हमारे जो नेबर्स है ना काफी छोटे छोटे हैं। नेपाल भी छोटा कंट्री है, बांग्लादेश भी छोटा कंट्री है इंडिया से, भूटान, श्रीलंका, ये सारे छोटे कंट्री है इंडिया से, साइज में भी छोटे हैं, इनकी पावर भी कम है। तो ये दे आर बॉर्न टू बी सस्पिशियस, तो ये हमेशा डर रहते हैं इंडिया की इंटेंशन से। इंटेंशन होता है हमारी सोच से, ये हमेशा डरे रहते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ऑन द अदर हैंड, जो इंडियन गवर्नमेंट है उनको लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट एक्सप्लॉइट करती है अपने नेबर्स को। एक्सप्लॉइट का मतलब है गलत इस्तेमाल करती है अपने पड़ोसियों का। इट डज नॉट लाइक द पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन दिस कंट्रीज, fearing it can help outside powers to gain influence in the region. The smaller countries fear that India want to be a regional dominant power, ठीक है। तो उनको लगता है कि अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है इन कंट्रीज में, तो उनको डर लगा रहता है कि आउटसाइड पावर्स कहीं इसका फ़ायदा ना उठा लें, और उनको हमेशा ये रहता है कि स्मॉलर कंट्रीज को हमेशा ये डर रहता है भी इंडिया रीजनल डोमिनेंट पावर बनने की कोशिश कर रहा है। रीजनल डोमिनेंट पावर का मतलब ये है कि हम वर्ल्ड में डोमिनेट बनने की कोशिश नहीं कर रहे, हम अपने अपने एरिया में डोमिनेट बनने की कोशिश कर रहे हैं। डोमिनेट मतलब ज़्यादा प्रभावशाली, ठीक है। तो नॉट ऑल द कॉन्फ्लिक्ट इन साउथ एशिया आर बिटवीन इंडिया एंड नेबर्स, तो ये मत सोचो कि हम ही अकेले जो सबसे लड़ते फिरते हैं, ठीक है। नेपाल और भूटान भी आपस में लड़े हैं, बांग्लादेश और म्यांमार की भी आपस में लड़ाई होती है, इनके बीच में भी डिसएग्रीमेंट हुए हैं पास्ट में, किसी के माइग्रेशन को लेके हुए हैं, एथनिक नेपालीज। अब नेपाल के जो लोग हैं वो माइग्रेट होते थे भूटान में, इसलिए इन दोनों में भी टेंशन रही है। और रोहिंग्याज माइग्रेट होते थे म्यांमार में, उनमें भी टेंशन रही है। बांग्लादेश और जो नेपाल है उनमें भी काफ़ी डिफरेंसेस रहे हैं, फ्यूचर ऑफ द हिमालय रिवर के पानी को लेके बांग्लादेश और नेपाल में भी टेंशन रही है। मेजर कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफरेंसेस, पर जो अगर हम ज़्यादा किसी बड़े कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, किसी बड़े डिफरेंस की बात करें, तो वो इंडिया का ही है अदर्स के साथ, क्योंकि पार्शली बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफी ऑफ द रीजन। एक तो हमारी कंट्री की ज्योग्राफी ऐसी है, रिवर्स कई कंट्रीज में से होके गुजरती हैं। बाकी दूसरी बात है कि इंडिया सेंट्रली लोकेटेड है, सबके सेंटर में है। तो एक और अगली बात क्या है कि हमारा बॉर्डर सबके साथ लगता है, हमारी कंट्री का बॉर्डर सब सारी कंट्रीज के साथ लगता है। तो इन सब वजहों से इंडिया के जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ज़्यादा है, पर ये नहीं है कि बाकियों के है ही नहीं, है बाकियों के भी। तो ये नीचे दिखाई हुई एक पिक्चर देख लो आप, इस कार्टून में ये दिखाया गया कि इंडिया अपने आप को ज़्यादा ही बुली समझता है, ठीक है, पावरफुल समझता है। हाँ जी, लेट मी शेयर द नेक्स्ट स्क्रीन, वेट करो। और यहाँ तक क्लियर हो गया तो मैसेज कर दो बेटा एक बारी। हाँ जी, पीस एंड कॉपरेशन देख लो। डू द स्टेट्स ऑफ साउथ एशिया, क्या जो साउथ एशिया की स्टेट्स हैं कॉपरेट विद ईच अदर, क्या वो एक दूसरे के साथ कॉपरेट करती हैं?
या सिर्फ फाइट ही करती रहती हैं आपस में? तो इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं हमारे बीच में, फिर भी जो साउथ एशिया की स्टेट्स हैं, ये आपस में कोऑपरेशन भी करती हैं, आपस में इनके फ्रेंडली रिलेशंस भी हैं। तो इनके फ्रेंडली रिलेशन दिखाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि इन लोगों ने कौन-कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हैं, जिससे ये साबित होता है कि ये लोग आपस में। तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क है इसका, सार्क की फुल फॉर्म है। सार्क के साउथ तो आपको पता ही है, साउथ एशियन वालों की एसोसिएशन बनी है। एसोसिएशन बना ली साउथ एशिया वालों ने, किस काम के लिए बनाई है? आपस में अपने रीजन में, अपने एरिया में कोऑपरेशन करने के लिए। तो क्या बात बनी कि साउथ एशिया के देशों ने अपने रीजन में, अपने एरिया में कोऑपरेशन करने के लिए एसोसिएशन बनाई है, ठीक है, जिसका नाम क्या हो गया? सार्क। तो ये एक मेजर, सबसे बड़ा रीजनल इनिशिएटिव है। इनिशिएटिव होता है पहल की है साउथ एशिया के देशों ने आपस में कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए, थ्रू मल्टीलिटरल मीन्स, कई तरीकों से, मतलब कोऑपरेशन ये कोशिशें की हैं साउथ एशिया के देशों ने। तो सबसे पहला जरूरी क्वेश्चन इसका कि ये सार्क कब शुरू हुई? 1985 में। कब इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई? 1985 में। फिर उसके बाद काफी पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो गए, अनफॉर्चुनेटली, मतलब बदकिस्मती से, कि सार्क को ज्यादा सक्सेस नहीं मिली। एसोसिएशन तो बनी सार्क, पर ज्यादा सक्सेस नहीं मिली। सार्क के जो मेंबर थे, उन्होंने साउथ एशियन फ्री ट्रेड को साइन किया और ये प्रॉमिस किया कि हम अपने जोन में फ्री ट्रेड करेंगे, पूरे होल साउथ एशिया में फ्री ट्रेड होगा, कोई भी देश दूसरे देश पे टैक्स नहीं लगाएगा ट्रेड करने का। तो वैसे सार्क को ज्यादा सफलता नहीं मिली, पर हमने, सार्क के सारे मेंबरों ने साफ्टा पे जरूर साइन कर दिए। साफ्टा क्या है? साउथ एशिया, एस ए तो साउथ एशिया है ही, एफटीए आपको पता ही है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। एफटीए तो हम पहले भी कर ही चुके ना। एफटीए क्या है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो साफ्टा क्या हो गया? साफ्टा हो गया साउथ एशिया, एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। सार्क क्या हो गया? साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन। समझ गए? तो सार्क भी हो गया, साफ्टा भी हो गया। उसके बाद एक नया चैप्टर शुरू किया फिर उन्होंने पीस और कोऑपरेशन का, साउथ एशिया वालों ने, क्योंकि सार्क तो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा ना। वो क्या था? इन ऑल द कंट्रीज इन द रीजन अलाउ फ्री ट्रेड अक्रॉस द बॉर्डर। उन्होंने फ्री ट्रेड शुरू कर लिया, ये मैंने आपको बता दिया। उन्होंने साफ्टा कर लिया, मैंने आपको बता ही दिया। तो साफ्टा का जो एग्रीमेंट था वो साइन हुआ था 2004 में, और 1 जनवरी 2006 को ये इफेक्ट में आया था। साफ्टा का मतलब क्या होता है? साफ्टा का मतलब होता है ट्रेड टैरिफ को कम कर देना। जो ट्रेड करते हैं उस टाइम जो टैक्स लगते हैं, उन टैक्सेस को अपने एरिया में कम कर देना, मीनिंग है साफ्टा का, ठीक है। उसके बाद बट सम ऑफ आवर नेबर्स, और हमारे ना कुछ नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं, जिनको ये डर रहता है कि साफ्टा इज अ वे फॉर इंडियाज इन्वेट। ध्यान से सुनो कि साफ्टा तो एक तरीका है किस चीज का, कि इंडिया हमला करता है हमारी मार्केट पे। उनको लगता है कि इंडिया ज्यादा ही खराब है, इंडिया ने साफ्टा साइन करा लिया, अब हमारे देश की मार्केट्स पे अपना हमला करता है, और एंड इन्फ्लुएंस देयर सोसाइटीज, और हमारे समाजों को इंडिया प्रभावित करने की कोशिश करता है। और इंडिया कमर्शियल वेंचर करके, कमर्शियल वेंचर होता है व्यापार संबंधी गठजोड़ करके, व्यापार करने के लिए मिलके, कमर्शियल प्रेजेंस इन देयर कंट्रीज। कहते हैं पहले तो इंडिया हमारे देश में जानबूझ के घुसता है, मतलब अपने आप को हमारे देश में एंटर करवाता है, कमर्शियल प्रेजेंस करता है हमारे कंट्री में। उनको इंडिया की नीयत पे शक है। इंडिया थिंक्स, इंडिया को क्या लगता है कि देयर आर रियल इकोनॉमिक बेनिफिट। इंडिया को ये लगता है कि हमें सब सच्चमुच में बेनिफिट है, सारे कंट्री अगर साफ्टा को साइन करेंगी, ठीक है, एक कंट्री के, एक एरिया के सारे लोग अगर साफ्टा को साइन करेंगे, फ्री ट्रेड करेंगे, तो सच में बेनिफिट है। ट्रेड अगर फ्रीली होगा तो इससे कॉपरेशन बढ़ जाएगा, बेटर पॉलिटिकल इश्यूज पे काम होगा, इंडिया को ये लगता है। पर उन लोगों को क्या लगता है भी इंडिया हमारी मार्केट्स में इन्वेड करने की कोशिश करता है, इंडिया हमारे साथ कमर्शियल वेंचर करके हमारे घर में घुसने की कोशिश करता है। सम ऑफ इंडिया थिंक दैट साफ्टा इज नॉट वर्थ द ट्रबल सिंस इंडिया ऑलरेडी हैड बायलैटरल एग्रीमेंट्स विद भूटान, नेपाल एंड श्रीलंका। और कई इंडियंस ये कहते हैं कि हमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता जी साफ्टा साइन करके, हमारे तो ऑलरेडी भूटान के साथ, नेपाल के साथ, श्रीलंका के साथ
बायलैटरल एग्रीमेंट अकेले अकेले भी है, हमने अकेले अकेले भी एफटीए साइन किया हुआ है। अगर हम साफ्टा नहीं भी साइन करते पूरे साउथ एशिया के साथ तो हमें फर्क ही नहीं पड़ता। तो ये इंडिया ये भी कहता है। तो ये चीज समझ आ गई बेटा। Although India and Pakistan relations seem to be story of endemic conflict, यानी इंडिया और पाकिस्तान में आपस में कॉन्फ्लिक्ट ही रहा है, वायलेंस ही रही है। There have been a series of efforts to manage tension and build peace. कोशिशें हमने करी हैं पाकिस्तान के साथ टेंशन ठीक करने की, शांति की स्थापना करने की। जो दोनों देश हैं have agreed to undertake confidence building measures to reduce the risk of war. दोनों देशों ने कोशिश की है कि आपस में कॉन्फिडेंस बने, विश्वास बने और वॉर का रिस्क कम हो। सोशल एक्टिविटीज एंड प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज, कई सामाजिक लोगों ने, कई बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज ने बीच में कोलैबोरेट करने की कोशिश भी की है, फ्रेंडशिप का एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश भी की है दोनों देशों के लोगों में। लीडर्स ने कई बार आपस में मीटिंग्स भी करी हैं एक दूसरे को समझने के लिए एंड टू फाइंड सोल्यूशन, और ताकि सोल्यूशंस निकाले जा सकें ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स बिटवीन द टू नेबर्स। दोनों नेबर्स के बीच में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हल करने के लिए सोल्यूशन निकाले जा सके। अपनी बुक में से देखो थोड़ा सा। अ नंबर ऑफ बस रूट्स हैव बीन ओपनड अप, बहुत सारे बस रूट भी खोले हैं दोनों कंट्रीज ने आपस में। ट्रेड बिटवीन द टू पार्ट्स ऑफ पंजाब हैज इंक्रीज्ड सब्सटेंशियली इन द लास्ट 5 years, और पिछले बिटवीन द टू दोनों पंजाबों में, इंडिया का पंजाब और पाकिस्तान का पंजाब, दोनों पंजाबों में ट्रेड भी बढ़ा है पिछले कुछ टाइम से। वीज़ा भी बहुत आसानी से मिलने लगा है। तो ये कुछ चीज़ें हमारी पाकिस्तान के साथ रिलेशंस ठीक करने में भी सामने आती हैं। हाँ जी, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।